और चलिए अब खबरें देख लेते हैं तफसील से। सबसे पहले खबर पटना से। पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। आग शिव मंगल मिल इंडस्ट्रीज में लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में दरअसल आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते काफी तेजी के साथ फैल गई। शिव मंगल मिल इंडस्ट्रीज में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम बाद में पहुंची और आग बुझाया। हालांकि काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा फायर ब्रिगेड की टीम को। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में दरअसल प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया के प्लास्टिक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई, आग कैसे लगी, क्या इन सब बातों का पता चल पाया है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम तरह की फैक्ट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर जो फायर सिस्टम है ये पुख्ता होना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कल तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस पूरे दौरान इलाके की बिजली काट दी गई, अफरा तफरी का माहौल बना रहा और कहीं न कहीं एक लापरवाही जो थी वो कल भारी पड़ती। लेकिन फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे वो लगातार तत्पर दिखे और आखिरकार 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया जी। और पूरे इलाके में अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इलाके में जितने भी फैक्ट्रीज हैं और सभी को आज बैठक बुलाई गई है ताकि फायर सिस्टम जो है अगर नहीं है तो उनके लिए व्यवस्था की जाए। एक बड़ी लापरवाही हुई है पटना में, और जो अब तक आग लगने का कारण है वो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बड़ी घटना, चूंकि ये प्लास्टिक फैक्ट्री थी और प्लास्टिक फैक्ट्री के रॉ मटेरियल में अगर आग लग जाए तो इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रही हैं। जी श्रीनंदा। बिल्कुल, शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से प्लास्टिक फैक्ट्री में ये आग लगी और प्लास्टिक में आग कितनी तेजी के साथ फैलती है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और यही वजह रही कि यहाँ पर आग ने जोरदार तांडव मचाया है और इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैक्ट्री यहाँ पर है, जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, अगर प्लास्टिक की वो फैक्ट्री है तो उसके लिए तमाम इंतजामात होने चाहिए कि अगर आग लगती है तो कैसे जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जाएगा, और इसको लेकर ही शायद मीटिंग बुलाई गई है ताकि आगे इस तरह की घटना सामने न आए। और आग का तांडव मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर की ओर आए के अतरार गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। इस भीषण अग्निकांड में 50 परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया। घटना अम्मा गांव के माझी टोला की है। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव की वजह से आग लगी थी। वहीं जिले के डीएम ने लोगों से अपील की है कि अगलगी से बचने के लिए सभी अपने स्तर से जरूरी उपाय करें। तो मुजफ्फरपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला है और आई के अतरार गांव में भीषण अग्निकांड में 50 परिवारों का आशियाना जलकर खाक हो गया। पहले वहाँ से शुरू हो रही है, कैसे लगा? से अब कैसे लगल है से अब ना कह ना पटो मेरा मशीन पानी पटावे वाला। अच्छा। आ पाइप रहल खाली। अच्छा। सुतैत रहल कि ना खाली बुढ़वा बुढ़िया। अच्छा। आ सेहे रहल ना तो कोई न रहल। क्या सब नुकसान हुआ इसमें? इसमें बहुत सामान, बकरी माल सब जर गए, सभी घर तबाह हो गए हैं। तो वैसे में आपदा प्रबंधन के मानक के अनुसार 9,800 रुपये, जो इसमें कि 3,000 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जो खाद्यान्न के लिए एवं शेष राशि जो बर्तन एवं वस्त्र इत्यादि के लिए उनको हाथों हाथ दिए जाने का निर्देश। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच अभी फंसा हुआ है। दिल्ली में 7 घंटे की मैराथन बैठक चली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। 7 घंटे की मैराथन बैठक, ठोस नतीजा फिर भी नहीं। मंथन से निकलेगा महागठबंधन का मंत्र। जी हां, महागठबंधन में सीट शेयरिंग न हुई, बिरबल की खिचड़ी हो गई कि पक ही नहीं रही। दिल्ली में 7 घंटे की मैराथन बैठक के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो सका। महागठबंधन के महारथी
जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बेहतर तालमेल का दावा जरूर किया, लेकिन ये भी जता दिया कि अभी कुछ और वक्त लगेगा। अब देखिए संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए। सब हम साथ मिलके 7 घंटे तक आराम नहीं कर रहे थे, हमने एक एक सीट पे बैठ के तालमेल के साथ तय किया है। कैमरे की आंख को, प्रिंट मीडिया की पेन को कब बताना है वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर हमारा तालमेल नहीं हुआ होता तो आपके सामने हम अभी नहीं होते। शक्ति सिंह गोहिल भले ही एकजुटता का दावा करें, लेकिन बीजेपी नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि बैठक का क्या फायदा जब नेता का ही पता नहीं। जनता मन बना चुकी है फिर से एनडीए और फिर से नरेंद्र मोदी। जो गठबंधन के भाग है उसका कोई भविष्य है नहीं, तो जरा घोषित करके सबसे पहले इस गठबंधन के लोग ये बता दें कि उनका आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और शायद लालू जी की बड़ी इच्छा रही होगी, लेकिन अब समय चूक गया। हम बिहार में विपक्ष को तो समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। कोई हमारे सामने, एनडीए के सामने कोई महागठबंधन कहीं कोई दिखाई देने वाला नहीं है। जिस ढंग से महागठबंधन में बैठक पर बैठक हो रही है लेकिन ऐलान नहीं हो पा रहा, उससे तो यही लगता है कि ऑल इज नॉट वेल। कहीं ना कहीं पेच फंसा है जो महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं। दिल्ली से दीवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कहीं ना कहीं अभी भी पेंच फंसा हुआ है। 2-4 दिन का और वक्त लग सकता है, लेकिन महागठबंधन के दलों को, नेताओं को ये याद रखना होगा कि वक्त ज्यादा बाकी नहीं है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, बस मैदान में उतरने की तैयारी है। लेकिन बिहार की सियासत के कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी नैया किस ओर लगेगी अब तक क्लियर नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी हुआ हो, सियासी खेमेबंदी काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन बिहार की सियासत में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो सुर्खियों से गायब दिख रहे हैं। इनकी नाव अब भी डोल रही है। जैसे मांझी जी कभी रूठते हैं तो कभी मान जाते हैं। पप्पू यादव कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं तो कभी कांग्रेस से समर्थन की गुहार लगाने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस उम्मीद से महागठबंधन में गए थे, लगता है वो पूरा नहीं हो रहा। कमोवेश यही हाल शरद यादव और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का है। मतलब ये नेता अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं और विरोधी तंज कस रहे हैं। अपने अपने स्वार्थ के कारण इन लोगों की स्थितियां आज कहीं न कहीं हास्यास्पद बनी हुई है। जीतन जी आपको छोड़ के चले गए, अब वो तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना स्वतंत्र है। हालांकि कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं मानते। ये किसने कहा कि जीतन राम मांझी जी गठबंधन में नहीं है या मुकेश सहनी नहीं है? मैं समझता हूं ये तमाम नेता महागठबंधन के प्रमुख हिस्सा हैं और इन सब की अपनी अपनी भूमिका है। अब कांग्रेसी चाहे जो कहें, लेकिन हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उम्मीद बहुत की थी, अब बहुत कम से गुजारा करना पड़ रहा है। मतलब मरता क्या न करता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। सवाल है कि क्या इस बार दागी छवि के उम्मीदवारों से पार्टियां परहेज करेंगी, क्योंकि पिछले आंकड़े डराने वाले हैं। शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, राजन तिवारी, पप्पू यादव, सुनील पांडे, ये वो नाम हैं जिनका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम रहा है। लेकिन अब ये सभी सफेद कुर्ता पहनकर माननीय बन चुके हैं। एडीआर की रिपोर्ट पर गौर करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में देश भर के 543 सांसदों में 185 के विरुद्ध अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे। अगर प्रतिशत में बात करें तो 34% दागी छवि वाले लोकसभा सांसद बन बैठे। जो संकेत मिल रहे हैं और जिन जिन क्षेत्रों में दावेदारी
प्रत्याशियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उससे अनुमान है कि सभी पार्टियां इस बार दागियों को टिकट देने में जरा सा भी गुरेज नहीं करेगी। बात बिहार की जाए तो बिहार के 40 में से 28 सांसद के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। ऐसे लोगों को लोकसभा की सदस्यता दिलाने में सबसे ऊपर नाम आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी का रहा। इन पार्टियों के 100% सांसद दागी छवि के ही थे। वहीं बीजेपी, जेडीयू और आरएलएसपी की भी स्थिति कमोवेश वही रही। बीजेपी के 22 में से 14 सांसद दागी श्रेणी में थे। जेडीयू के भी 2 में से 1 के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। आरएलएसपी के 3 में से 2 सांसद दागी छवि के थे। हालांकि इसके बावजूद इन दलों के नेता ये दलील देते हैं कि ये तो दुनिया की मांग है, यहाँ के वोटरों के पसंद है। समाज हमारा जिस रंग का बना हुआ है उसमें आप परिवारवाद का जो हल्ला उठता है, इसका हल्ला उठता है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। जनता इन चीजों पर, इस डिबेट पर यकीन नहीं करती कि पॉलिटिकल केस है, धरना प्रदर्शन में कोई गया, उस पर भी केस हो गया, तो वो केस का प्रकार अलग है ना। एक भ्रष्टाचार के आरोप पे है तो वो केस का प्रकार अलग है। इसलिए गंभीर जो आरोप का प्रकार रहता है, उसके प्रकार के आरोप को अगर कैटेगराइज करेंगे तो कहीं न कहीं बहुत दूर तक पैमाना तय करता है वो महागठबंधन से जुड़े हुए लोगों का। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार, क्रिमिनलिज्म और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। देश और दुनिया जानती है, इसलिए जो दल देते हैं उनसे जाके बात कीजिए। दागी का मतलब यह है जो कोर्ट से कन्विक्शन जिसका हो गया है वह दागी है। अगर कोई एलिगेशन लगा लेता है और उस पर केस चल रहा है तो वह दागी नहीं कहा जाएगा जब तक कि कोर्ट से कन्विक्शन उसका नहीं हो जाए। मतलब सियासी दल के नेता बात जरूर स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की करते हैं, लेकिन इनको बाहुबलियों के दामन पर लगे दाग से परहेज नहीं है। अब फैसला जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और बात अगर अररिया की करें तो यहां पर आजादी के बाद से ही जातीय आधारित चुनाव होता रहा है। यहां 40 से 42% अल्पसंख्यक तो 60% के करीब हिंदू समाज के वोटर जनप्रतिनिधि चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन चुने गए प्रतिनिधि यहां की जनता को विकास का बायोस्कोप दिखाकर सिर्फ ठगते रहे हैं। कितनों मुबारकबाद में जो उसका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। बड़ा सीधे साधे लोग। भूल भुलैया में आज 71 साल के बाद विकास के बारे में करना तो बेईमानी है। कितने सीधे हैं, लेकिन सेकुलर सीमांचल के लोग सेकुलर हैं और बात समझते हैं, लेकिन और उसी का प्यार का नतीजा है, उसी का आशीर्वाद का नतीजा है कि उसको हम पर एतबार है, ये बेटा विकास करेगा। पूल पुलिया की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं है जिसे असली जामा प्रशासन के लोग या उसके संगठन के जो भी विभाग है वो काम करते हैं, वो काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हो। यहाँ के जो स्थानीय सांसद रहे, पिता पुत्र के जोड़ी रही है 5 वर्षों तक, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आजादी के बाद से अररिया लोकसभा सीट पर ये 2 ही फैक्टर रहता है। यहाँ जात आधारित वोटिंग होती है और पिछले कई चुनावों से ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार जो पुलवामा हमला के बाद जो देश में जो माहौल एक बना है वो इससे परिस्थिति बदल सकती है और यहाँ कांटे की टक्कर की संभावना है। चाहे प्रत्याशी जो हो, लेकिन एनडीए और यूपीए के बीच ही टक्कर होगा।